हाय, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस पे। जैसा कि हमें पता है कि हम एलसीएम एचसीएफ की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखा है। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले आप एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखो, क्योंकि आज मैं एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशंस पे बात करने आया हूं। और इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा कि अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे दो नंबर्स का अगर सम दे रखा है, n1 प्लस n2 दे रखा हो, सपोज के है, दो संख्याओं का सम दे रखा है और दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। एलसीएम ऑफ n1 एंड n2 दे रखा है, सपोज p है। ये चीज आपको दे रखा है। अगर दो संख्याओं का योग दे रखा है और उसी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है, तो यहां आपसे पूछा जाता है कि इसका HCF क्या होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि इसका HCF क्या होगा। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो देख रखा है तो मेरे को बताइए कि ये नंबर mx है और प्लस ये नंबर my है। तो अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो m कॉमन हो जाएगा और ये x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x और y तो आपको ऐसे भी पता है कि को प्राइम नंबर है, और मैं अगर इनके एलसीएम की बात करूं तो आपको पता है कि जो एलसीएम होगा वो mxy होगा। कोई दिक्कत। अगर मैं इस दोनों का HCF निकालना चाहूं तो मैं देख रहा हूं कि दोनों का जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो क्या है, m है। मतलब इस दोनों का अगर मैं HCF निकाल दूं तो वो HCF क्या आएगा, m आएगा। और मेरे को बताओ कि अगर दो नंबर आपको पता है कि n1 अगर mx है और n2 अगर my है, तो क्या इसका HCF m होता है क्या, m होता है क्या? कोई दिक्कत। तो यहां पे n1 प्लस n2 का और इसी n1 और n2 के एलसीएम का भी मैंने HCF निकाला तो वो भी क्या, m आया क्या। मतलब दिए गए दो संख्याओं का HCF वही होता है जो उन दोनों संख्याओं के योग तथा उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम का होता है। मतलब अगर मैं k एंड p का अगर मैं एलसीएम निकालूं, अगर मैं HCF निकालूं तो HCF क्या आएगा, m आएगा। और वही चीज अगर मैं n1 एंड n2 का भी निकालूं तो इसका भी HCF m ही आएगा। मतलब आपको यहां पे दिया जाए तो आप बिना सोचे समझे आप उस दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक का HCF निकाल लीजिएगा। वही HCF उस दोनों संख्याओं का भी HCF होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताने का कोशिश करता हूं। मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जिक्र कर रहा हूं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि दो नंबर है, 2 नंबर्स हैं और ये दोनों नंबर्स खूब ध्यान से समझिएगा, ये भी नंबर प्राइम नंबर है, सपोज 1 है, और ये भी नंबर प्राइम है, सपोज 2 है। दो प्राइम नंबर्स दिया गया है आपको। n1 जो दिया गया है वो भी एक प्राइम नंबर है और n2 जो दिया गया है वो भी एक प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, क्या मैंने बोला, कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो हमेशा इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको क्लियर करना चाहूं, अगर 3 है, अगर 7 है, तो बाय डिफॉल्ट इसका HCF हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत। अब दो प्राइम नंबर्स है तो हमेशा उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। और अगर अब मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम
हमेशा प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर 2 होगा, दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि जैसे ही अगर HCF 1 हुआ मींस वो दोनों नंबर अपने आप में को प्राइम नंबर हो जाएंगे, और इस केस में इसका LCM वही होगा जो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। 3 क्रॉस 7 और ये 21 हो जाएगा। मतलब 21 केवल 3 क्रॉस 7 से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर आपसे बोला जाए इफ N1 एंड N2 आर प्राइम नंबर, तो अब इससे आपको यह पता चल जाना चाहिए कि सर HCF 1 होगा और जो LCM होगा वो N1 इंटू N2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं जो ये सीरीज करा रहा हूं उसमें केवल मैं आपको थियरी करा रहा हूं। जब नेक्स्ट सेशन में जब एक बार थियरी सारे चैप्टर्स का करा लूंगा तो मैं काफी अच्छे प्रॉब्लम जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स होता है स्टूडेंट का, या जो किसी भी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं उसको आपके सामने डील करूंगा। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, और आपको लगता है कि आप रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस से कुछ सीख पा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में। चलिए मैं आगे की एप्लीकेशंस बताता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अब अगला एप्लीकेशन खूब ध्यान से समझिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ये जो भी है रेक्टेंगल है, ये जो भी है रेक्टेंगल है। आपको दिया जाता है एक रेक्टेंगुलर लॉन है, और इस रेक्टेंगुलर लॉन में ये L है और ये क्या है, B है, विड्थ है। तो खूब ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला जाता है कि इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है। आपको क्या लगाना है? स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स आपको पुट करना है, मतलब जिसका सारा का सारा साइड क्या है, A है। और आपसे हमेशा पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा इस रेक्टेंगुलर लॉन को कवर करने में। हमेशा आपको रेक्टेंगुलर लॉन ही दिया जाएगा और स्क्वायर टाइल्स ही होगा, और हमेशा आपसे मिनिमम नंबर ही पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाए तो हम माइक्रोस्कोप लगा के इतने छोटे छोटे टाइल्स को इसमें फिट करेंगे जिसका काउंटिंग मुश्किल हो जाएगा और उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। मिनिमम नंबर का हमेशा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर रेक्टेंगुलर लॉन है और मुझे रेक्टेंगुलर टाइल्स ही फिट करना होता तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता कि मिनिमम कितना रेक्टेंगुलर टाइल्स फिट कर सकते हैं, तो मैं एक ही रेक्टेंगुलर टाइल्स लाके यहां पे फिट कर देता। या फिर अगर स्क्वायर लॉन होता और स्क्वायर टाइल्स फिट करना होता, मिनिमम पूछता, तो एक ही टाइल्स में हो जाता। इसलिए हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसमें स्क्वायर टाइल्स फिट करना है, तो मिनिमम मुझे कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। खूब ध्यान से समझिएगा। अब मैं टाइल्स ऐसे नहीं फिट कर सकता हूं, मैं स्मार्ट मार्केटिंग करूंगा कि मुझे टाइल्स काट के लगाने की जरूरत ना हो, कहीं पे भी काटने छाटने की बात नहीं होगी। मैं टाइल्स जो प्रॉपर डायमेंशन है उसी डायमेंशन में लगेगा। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ कि क्या ये टाइल्स मुझे जो चाहिए वो इसको पूरी डिवाइड करना चाहिए क्या, पूरी डिवाइड करना चाहिए क्या? क्योंकि अगर ये L को पूरी डिवाइड नहीं करेगा तो टाइल्स काटना पड़ जाएगा, और यही टाइल्स आपको यहां पे भी लगाना होगा, यही टाइल्स आपको यहां पे भी लगाना होगा। तो मेरे को बताओ A से इसका विड्थ भी डिवाइड होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब A एक ऐसा नंबर होना चाहिए, A एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो L को भी डिवाइड कर दे और B को भी डिवाइड कर दे। कोई दिक्कत? L को भी डिवाइड कर दे और B को भी डिवाइड कर दे। अब मेरे को बताओ इस दोनों को डिवाइड करने वाला तो ढेर सारा नंबर होगा, तो मुझे वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो L को डिवाइड कर दे और B को डिवाइड कर दे, ताकि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स का जरूरत हो। तो ढेर सारे A पॉसिबल हैं जो L और B को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कम से कम टाइल्स लगाने के लिए मुझे इस दोनों का क्या चाहिए, HCF चाहिए। और वो HCF क्या होगा, A के बराबर वो स्क्वायर टाइल्स के एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब
स्क्वायर टाइल्स का साइड ऐसा होना चाहिए ये जो इसको L को पूरा पूरी डिवाइड कर दे और B को भी पूरा पूरी डिवाइड कर दे, और वो A का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए जिससे मिनिमम टाइल्स का रिक्वायरमेंट हो। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड होगा, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स कर दूंगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे बताओ मेरे को, क्या एरिया L क्रॉस B होगा क्या? और साइड का जो वैल्यू है वो बेसिकली ये जो A है वो HCF ऑफ L एंड B है क्या? HCF ऑफ L एंड B है क्या? और स्क्वायर टाइल्स का मेरे को बताओ, क्या इसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है क्या? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं HCF ऑफ L एंड B, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? HCF ऑफ L एंड B और इसका क्या, होल स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स वी नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर लॉन। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है, एक रेक्टेंगुलर लॉन को कवर करना है और उसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है। तो जो स्क्वायर टाइल्स का साइज होगा वो लेंथ और विड्थ, उस रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ के HCF के बराबर होगा। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स का पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 84 मीटर है। कोई दिक्कत? इसका जो लेंथ है वो 84 मीटर है और मैं यहां पे इसका विड्थ 16 मीटर कर लेता हूं। कोई दिक्कत? ये लेंथ है और क्या है, विड्थ है। अब मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है, मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसका क्या चाहिए, साइड चाहिए। ये जो होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 84 एंड 16 होगा। कोई दिक्कत? 84 एंड 16 होगा। इस दोनों का HCF मेरे को बताओ, क्या 4 होगा क्या? क्या इस दोनों का HCF, यहां पे जो HCF होगा वो HCF क्या होगा, वो 4 होगा। मतलब इस स्क्वायर टाइल्स का सारा साइड क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत? अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ क्रॉस विड्थ और डिवाइड बाय स्क्वायर का एरिया। तो यहां पे हो जाएगा 84 क्रॉस 16 डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा 4 क्रॉस 4 से 16 4 चौका 16 कट जाएगा और यहां पे टोटल 84 टाइल्स की आवश्यकता होगी। We need 84 टाइल्स टू कवर दिस रेक्टेंगुलर लॉन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। HCF का एक और अप्रोच मैं समझाने जा रहा हूं। यहां पे अपने पास एप्पल है, सपोज 135 एप्पल है। खूब ध्यान से समझिएगा। एप्पल है और अपने पास सपोज ऑरेंज है 120 और अपने पास सपोज मैंगो है 150। खूब ध्यान से समझिएगा। अपने पास 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट है और इन 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट को मुझे पैक करना है। इन तीनों डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट को मुझे पैक करना है। अब कंडीशन सुनिएगा, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स यूज करना है। तो आपके दिमाग में चलेगा क्या दिक्कत है, एक पैकेट लाएंगे और उसमें तीनों को डाल देंगे और बंद कर देंगे। लेकिन अगला कंडीशन सुनिए कि हर एक पैकेट्स में सेम टाइप्स के फ्रूट होने चाहिए। तब आप सोचोगे क्या दिक्कत है, 3 कार्टून लाएंगे और तीनों में तीनों टाइप्स के डिफरेंट फ्रूट्स को पैक कर देंगे और 3 पैक बन जाएगा। 3 पैकेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले अगर कोई कंडीशन नहीं था तो आप एक पैकेट में तीनों को डाल सकते थे। कंडीशन आया कि डिफरेंट फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, एक ही प्रकार के फ्रूट्स होने चाहिए। तब आपके दिमाग में आया कि 3 पैकेट्स बना लेते हैं। अब अगला कंडीशन आया कि ईच पैकेट्स कंटेन
सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। मतलब अब हर एक पैकेट में बराबर बराबर फलों की संख्या भी होनी चाहिए। तब यहां पे आके मेरा दिमाग काम करना बंद किया। क्यों? क्योंकि अब मैं सोचने लगा तो क्या होगा, हो सकता है कि मैं एक एक एप्पल रखूं तो यहां पे 135 पैकेट एप्पल का तैयार हो जाएगा। अगर मैं 3 एप्पल रखूं, सपोज 3 एप्पल रखूं तो 3 चौका क्या 12, 3 बचे क्या 15, 45 हो जाएगा पैकेट्स। यहां पे 40 हो जाएगा पैकेट्स, यहां पे 50 हो जाएगा पैकेट्स। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स अगर ईच पैकेट्स में रखूंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स क्रिएट होगा। लेकिन वो जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है सारे का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेरे को वैसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिससे 135 भी डिविजिबल हो, 125 भी डिविजिबल हो और 150 भी डिविजिबल हो। क्योंकि वो आपका कहने का क्या है क्वेश्चन का मुद्दा कि हर एक पैकेट्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए और पैकेट्स की संख्या मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए आप ईच पैकेट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूट रखने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन वो मैक्सिमम का मैक्सिमम नंबर हर एक फ्रूट्स को डिवाइड भी तो करना चाहिए। अगर डिवाइड करेगा तभी तो उतना नंबर ऑफ फ्रूट्स आप ईच पैकेट्स में रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर 10-10 रख देते हैं। कभी सोचो 10-10 रखोगे तो इसका 5 फ्रूट्स तो रिमाइंडर बच जाएगा। आप बताओ 5 फ्रूट्स क्या होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपने तो सारे फ्रूट्स को पुट करना है। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच पैकेट बेसिकली इन डिफरेंट फ्रूट्स का क्या होगा, इन डिफरेंट फ्रूट्स का क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का क्या होगा, ये होगा HCF ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। ये डिफरेंट फ्रूट्स का क्या होगा, HCF होगा। HCF डिसाइड करेगा कि हम एक पैकेट में कितना फ्रूट्स रखें। अब मेरे को बताओ इन तीनों का HCF अगर मैं निकालूं 135 और 120 और 150 तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो 15 निकल के आएगा। होप कि मुझे ये लग रहा है कि आपको HCF निकालने आता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 15 क्या होगा, HCF होगा। अब यूं ना कहना कि सर ने याद करके आया है, सर ने लिख दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप HCF कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पे ये ईच पैकेट्स में क्या होगा, 15 होगा। तो बताओ मेरे को यहां पे 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना पैकेट्स क्रिएट होगा। तो आप बोलोगे सर 9 पैकेट्स क्रिएट होगा। 15 9 क्या 135। यहां पे आप बोलोगे सर 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 छक क्या हो जाएगा 90, 15 छक क्या हो जाएगा 90 और 15 सते 7500 और 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 8 पैकेट्स बनेगा और यहाँ पे अगर 15 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे 10 पैकेट्स बनेगा। अब मेरे को बताओ टोटल क्या 27 पैकेट्स बनेंगे क्या, 27 पैकेट्स बनेंगे क्या, कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, फिर से ध्यान से सुनिए। We have 3 different types of fruit, 135 एप्पल, 120 ऑरेंज और 150 मैंगो। हमारे पास 135 एप्पल है, 120 ऑरेंज है और 150 मैंगो है। इसको मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स में पैक करना है और कंडीशन ये है कि ईच पैकेट्स कंटेन सिमिलर टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड सिमिलर इन नंबर अल्सो। सारे का सारे में पैकेट्स में एक ही नंबर के एप्पल भी या फिर फ्रूट्स भी होने चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि इन सभी का एलसीएम होगा, इन सभी का एचसीएफ होगा ईच पैकेट्स में फ्रूट की संख्या। तो 135, 120 और 150 का एचसीएफ 15 आएगा। मतलब इसने बताया कि 15 जो होगा प्रत्येक पैकेट्स में रखा जाएगा। तो अगर 35 135 है, 15 एक पैकेट में रखना है तो कितना होगा 9 पैकेट्स, 15 रख रहे हैं 8 पैकेट्स, 15 रख रहे हैं तो 10 पैकेट, कुल मिला के 27 पैकेट्स आप कम से कम तैयार कर सकते हो इसको मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स में पैक करने के लिए। क्लियर है? अगला आप देखिएगा, मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं। हमारे पास 3 डिफरेंट पर्सन है और इनके सामने घंटी लगी हुई है। ये भी एक पर्सन है और इसके सामने घंटी लगी हुई है। इसके सामने ये भी एक पर्सन है और इसके सामने भी एक घंटी लगी हुई है। t=0 टाइम पे मैं रिलीज करता हूं और ये तीनों के तीनों दौड़ते हैं और इस घंटी को बजा देते हैं। मैं t=0 टाइम पे रिलीज करूं तो उस टाइम पे ये तीनों के तीनों गए और घंटी को क्या किए, बजा दिए। मतलब t=0 टाइम पे तीनों घंटियां एक साथ बजी। अब मैं इसे
हर एक 3 सेकेंड में रिलीज कर रहा हूं, इसे मैं हर एक 4 सेकेंड में रिलीज कर रहा हूं, और इसे मैं हर एक 5 सेकेंड में रिलीज कर रहा हूं, इसे मैं हर एक 5 सेकेंड में रिलीज कर रहा हूं। तो अब ये घंटी बजेगा, पहली बार तो 0 में बजा था, फिर क्या बजेगा 3 में, फिर क्या 6 में, फिर क्या 9 में, एंड सो ऑन, ऐसे ही बजते चला जाएगा। ये घंटी कब बजेगी, 0 में तो बजा था, 4 में, 8 में, 12 में, एंड सो ऑन, ऐसे ही बजते चला जाएगा। ये कब बजेगा, 0 में, फिर 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, एंड सो ऑन बजते चला जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये तीनों घंटियां अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तीनों घंटियां अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तो अब मेरे को बताओ, हमने तो लिख दिया 3 का सारा मल्टीपल्स, 4 का सारा मल्टीपल्स में बजेगा, और ये 5 के सारे मल्टीपल्स में बजेगा। अब मैं अगर ये सोचता हूं कि तीनों का तीनों एक साथ कब बजेगा, इसका मतलब वो नंबर मैं ढूंढ रहा हूं जो तीनों में हो, और ये बेसिकली इस तीनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम अप्रोच होगा। तो अगर डिफरेंट वर्क्स इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में हो रहे हो तो अगली बार कब एक साथ होंगे, इस कंसेप्ट में हम एलसीएम लगाते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम मैं ले लूंगा, किसका, 3 का, 4 का और 5 का, जो निकल के आएगा 60 सेकेंड। मतलब 60 सेकेंड पे ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। अब इसकी जगह पर मैं अगर ट्रैफिक लाइट्स रख देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, या फिर मैं सर्कुलर ट्रैक रख लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि इस सर्कुलर ट्रैक पे ए, बी और सी नाम के बंदे दौड़ रहे हैं। ये 4 सेकंड में पूरा, ये 3 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है, ये 4 सेकंड में पूरा कर रहा है, और ये 5 सेकंड में पूरा कर रहा है। सपोज किसी निश्चित बिंदु पी से एक ही दिशा में, तो अगली बार कब वो उसी बिंदु पे एक साथ होंगे, ये भी कंसेप्ट तीनों के एलसीएम का है, ये भी कंसेप्ट तीनों का एलसीएम का है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मतलब आप एलसीएम के कंसेप्ट लगाने में कैसे आप सोचोगे कि मैं एलसीएम का कंसेप्ट लगाऊं, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब डिफरेंट वर्क्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पे हो रहे हो और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि ये अगली बार कब एक साथ दोहराया जाएगा, अगली बार कब एक साथ होगा, तो इस कंडीशन में आपको एलसीएम कंसेप्ट लगाना होगा। इसमें जनरली घंटियों का बजना, ट्रैफिक लाइट्स के बत्तियों का जलना और सर्कुलर ट्रैक, किसी वृत्ताकार पथ पे लोगों के दौड़ने के बारे में क्वेश्चन होता है, और इसमें आप हमेशा एलसीएम कंसेप्ट लगाओगे। होप सो कि ये क्लासेस आपको समझ में आया होगा और आप बातें समझ पा रहे हो। मैं केवल आपको बेसिक्स बताने का कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। 1 by 1 जब हम इसके थियरी को कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रॉब्लम वाले सेक्टर पे आएंगे, जिसमें आप जिस तरीके के भी प्रॉब्लम चाहते हो उस तरीके का प्रॉब्लम डील होगा। आप अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेरी है, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस व्हाट्सएप पे 7050105788 पे आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो सीधे मेरे पास आएगा, और जब भी मैं सेशन करवाऊंगा जिसमें कि मैं सॉल्यूशन दूंगा, उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप अगर इस चैनल से सीख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।